अभी तक हमने कार्टिजन सिस्टम में टेंसर को डिफाइन किया, जिसे हम कार्टिजन टेंसर कहते हैं। और उसमें हमने कंपोनेंट देखी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखी। और उसके बाद कुछ एप्लीकेशन भी डिस्कस की। और भी इससे ज़्यादा एप्लीकेशन है, जैसे प्रोजेक्टिविटी का स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दी थी, लेकिन आप उसे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेस टेंसर है, स्ट्रेन टेंसर है, और नशिया हमने आपको डिटेल से डिस्कस किया। इसके अलावा एक टेंसर फील्ड भी होती है। जिस तरह आपने अगर फील्ड डिफाइन करनी है किसी स्पेस में, तो पूरे स्पेस में आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी लेके हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू डिफाइन करना होगी। जैसे कि आप टेम्परेचर फील्ड की बात करते हैं, तो थ्रू आउट स्पेस आपको हर पॉइंट पे एक वैल्यू असाइन करनी होगी जो कि उस पॉइंट का टेम्परेचर होगा। तो वो सारे पॉइंट्स मिलके बनाएंगे फील्ड, टेम्परेचर फील्ड। टेम्परेचर चूंकि स्केलर है तो होगी स्केलर फील्ड। इसी तरह अगर आपके पास कोई वेक्टर फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं, तो आपको थ्रू आउट स्पेस हर पॉइंट पे वेक्टर डिफाइन करने होंगे, मतलब वहाँ की उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो वो सारे वेक्टर्स मिलके बनाएंगे वेक्टर फील्ड। बिल्कुल इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हुए टेंसर भी हैं। अगर आप टेंसर फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं, तो थ्रू आउट स्पेस आपको हर पॉइंट पे टेंसर्स डिफाइन करना पड़ेंगे, वो बेशक मटेरियल में हो या स्पेस में, जहाँ मर्जी हो। वो सारे मिलके बनाएंगे हमारे पास टेंसर फील्ड। ठीक। तो हम डिस्कस करेंगे अब कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। और मोस्ट फेमिलियर हमारे पास जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं वो सिलेंड्रिकल हैं। और हम इसको कार्टेशियन के साथ कंपैरिजन करके साथ साथ डिस्कस करेंगे इन दोनों को। आ, लेकिन जो आइडियाज़ होंगे जो हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे वो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से ज़्यादा जनरल होंगे। तो बेशक आपके पास ये सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, या कोई वेरिएबल चेंज है, तो वो उस पर अप्लाई होंगे। तो इसी जुमरे में साथ के साथ मैं एक पहले कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स भी डिफाइन करूंगा, ताकि आप देख सकें कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स कोई भी कोऑर्डिनेट कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट है या नहीं है। तो स्टार्ट लेंगे हम लाइन एलिमेंट से। ठीक। तो लाइन एलिमेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। जबकि इसी लाइन एलिमेंट को अगर आप देखें सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये आएगा डी आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। लाइन एलिमेंट सिर्फ आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि इसकी इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। वो आने वाले हम लेक्चर में देखेंगे कि आर्क लेंथ किस तरह से आप वेलोसिटी देख सकते हैं, किसी तरह से आप एक्सीलरेशन देख सकते हैं किसी पार्टिकल का। तो एक अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर्क लेंथ गिवन है, तो उससे ये दो चीज़ें आप किस तरह से मैकेनिक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अब मैंने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आर्क लेंथ का या लाइन एलिमेंट का, तो डी एस फर्स्ट प्लेस में आप फाइंड करते कैसे हैं। ठीक है, डी एस स्क्वायर फॉर गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट्स से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसे टू डायमेंशन में सिस्टम कह रहा हूँ। ये हमारे पास एक्स वाई है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली हमारे पास ये एक्स है और ये है वाई। ठीक। इसमें मैंने दो और मजीद जो पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी को या पाथ को दो लेबल से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, एक्स वाई से कर सकता हूँ या फिर आर थीटा से। तो आर थीटा से अगर डिफाइन करें, तो आर ये मेरे पास इस पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। और थीटा मेरे पास जो एंगल ये एक्स एक्स के साथ बना रहा है, ये वेक्टर। तो अगर आपके पास इसमें पार्टिकल में की ट्रेजेक्टरी में डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, लेट से वो यहाँ से यहाँ तक मूव होता है, तो इस चेंज को आप नोट डाउन कर सकते हैं दो तरीकों से। एक ये कि इसका आर चेंज हुआ है। ठीक है, पहले आर की वैल्यू ये थी, ये थे आर की वैल्यू, और कितना चेंज हुआ है, इतना डी आर चेंज हुआ है, ये लेंथ। और दूसरा थीटा भी चेंज हुआ है, और थीटा कितना चेंज हुआ है हमारे पास, ये इतना चेंज हुआ है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे इस थीटा को, इस चेंज को। तो उसके पीछे हमारे पास एक फेमस रिजल्ट है, जो आप मैट्रिक्स से या फिर देखते आ रहे हो, एस इक्वल टू आर थीटा है। ये किसी भी आर्क लेंथ फाइंड करनी हो आपने चेंज में, जैसे आर्क लेंथ है हमारे पास, इसे हम कहेंगे एस। और इनके दिमाग में एंगल बना रहे हैं थीटा, चेंज है, और ये रेडियस है। ठीक है, ये वेक्टर का। तो हम इसे कहते हैं एस इक्वल टू आर थीटा, ये रिलेशन होल्ड करता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप देख लें, अगर ये चेंज स्मॉल है तो ये भी आपके पास आर्क है, और ये डी थीटा है दरम्यान में, और ये रेडियस है आर। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आर थीटा आ गया था, यहाँ पे आ जाएगा आर डी थीटा।
तो चेंज हुआ पैथागोरस के मुताबिक, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, राइट ट्राइंगल, और ये है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर ये हमारे पास है। तो ये तो बात रही ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस चीज़ को, आर्क लेंथ को फाइंड आउट करने की। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास सिस्टमेटिक वे क्या है फाइंडिंग डी एस स्क्वायर। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो आपके पास, तो आप किस तरह से डी एस स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि आपके पास रिलेशन होना चाहिए कार्टिजन का, एक्स वाई जी का, जो नेक्स्ट आपके पास का वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके साथ, उनके वेरिएबल साथ। लेट्स से मेरे पास है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स वाई जी के साथ क्या रिलेशन है, वो ये है। एक्स का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा के साथ रिलेशन है आर कॉस थीटा, वाई का रिलेशन है आर साइन थीटा, और जी इक्वल टू जी है। ये दोनों सेम होते हैं कार्टिजन और सिलेंड्रिकल में। और अगर आपने इस चीज़ को देखना हो कि किस तरह से मैंने ये नोट डाउन किए हैं रिलेशन, तो आप यहाँ पे देख लें कि ये पार्टिकल है और इसका ये जेड कोऑर्डिनेट है, और आर है होता है हमारे पास ओरिजिन से लेके सिलेंड्रिकल के, इसका प्रोजेक्शन अगर आप एक्स वाई पे गिराओ, तो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का जो रेडियस हो डिस्टेंस होगा वो आर है। तो आर का अगर आप और ये एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो इसी तरह अगर आप इसका आर का अगर आप ले लें प्रोजेक्शन एक्स पे, तो वो होगा आर कॉस थीटा, तो वो बन जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। अगर इसी का प्रोजेक्शन ले लें वाई पे, तो वो आप बनेगा आर साइन थीटा, तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया। और जी हमारा दोनों केस में बराबर है। तो पहला है कि आपके पास रिलेशन गिवन हो कार्टिजन का दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, ठीक। तो फिर आपने क्या करना है, डिफरेंशियल्स कैलकुलेट करने हैं इनके। dx आपने डेरिवेटिव लिया है, कैसे किस तरह, ये दो वेरिएबल्स हैं इनके। तो पहले हमारे पास फर्स्ट एज इट इज है, सेकंड का डिफरेंशियल, और फिर आपके पास प्लस सेकंड एज इट इज है हमारे पास यहाँ पे, ये फर्स्ट एज इट इज है आर, और सेकंड का डेरिवेटिव है जो साइन थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव लोगे आपके पास आएगा माइनस साइन थीटा, और साथ थीटा का एंगल का डेरिवेटिव, ये हो गया। अब है वाई का डिफरेंशियल लेना है। तो डी वाई इज इक्वल टू साइन थीटा डी आर प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा। तो वन बाय वन, पहले यहाँ पे आर का लिया गया है, फिर यहाँ पे आर कांस्टेंट है और साइन का लिया गया। डी जी दोनों केस में सेम है, तो जो चेंज आपके पास नज़र आएगा कार्टिजन में, वही चेंज आपके पास सेम एक्सप्रेशन है सिलेंड्रिकल में भी वही होगा डी से। अब आप जो है ये करें कि जो लाइन एलिमेंट है आपके पास डी स्क्वेयर कार्टिजन में, तो वो आप यहाँ पे लिख लें डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर प्लस डी जी स्क्वेयर। तो डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, डी वाई की जगह पे ये वैल्यू, और डी जी की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ी सी जब एक स्टेप करोगे, तो आप देखोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर थीटा, इस तरह की टर्म जो है वो वन हो जाएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक, और बाकी आपके पास ये रह जाएंगे डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी डी स्क्वायर। तो ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है जो कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको शो किया था। अच्छा, इसमें नोट करने की बात एक ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट जो आपके पास आर है, या थीटा है, या जी है, वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा चेंज में। ये देखें डी आर अलग है, आर डी थीटा अलग है, डी जी यहाँ पे अलग है। आप कहेंगे ये दोनों को कैंसल आउट होगा। तो ये प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इस तरह से क्रॉस टर्म्स नहीं देखोगे, ठीक। तो ये हम कर्विनेट कोऑर्डिनेट्स की डिस्कशन तो कर रहे हैं, लेकिन ये जनरल जरूर है, लेकिन ज़्यादा जनरल नहीं है। इसमें जो सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, नॉन ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। अच्छा, ऑर्थोगोनल सिस्टम हम किसे कहते हैं? एन ऑर्थोगोनल सिस्टम मींस दैट द कोऑर्डिनेट सरफेसेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये डिफरेंट सरफेसेस ड्रॉ की गई हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें से दो को वेरी किया गया एट ए टाइम, एक को फिक्स रखा गया, ठीक है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से है। जैसे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर आप बात करो, तो आप सिर्फ आर को कांस्टेंट रख लो, ठीक, और बाकी दो वेरिएबल हैं थीटा और जी, इनको आप वेरी करें, तो ये आपके पास आएगी ये वाली सरफेस जो रेड में है। आर फिक्स है इसका, और थीटा और जी आपका वेरी कर रहा है। थीटा आपका वो एग्जैक्टली 0 से लेकर 2 पाई तक। इसी तरह अगर आप बात करें थीटा की, तो थीटा को अगर आप कांस्टेंट रख लें,
तो आपके पास ये येलो वाली जो सरफेस है ये ड्रॉ हो जाएगी। थीटा कांस्टेंट, आर और जी जो है वो वेरी होंगे। ठीक। इसी तरह थर्ड सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हो। जी को आप फिक्स रखो, ये देखिए जी फिक्स हो गया तो आपके पास ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो आर वेरी करोगे जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, और थीटा वेरी करोगे जीरो से लेके 2 पाई तक, तो पूरा आपके पास एक प्लेन बनेगा जो कि ब्लू है। तो और थीटा के लिए आप एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो तीन सरफेसेस हैं, आ, इसमें आर एक में कांस्टेंट है, एक में थीटा और एक में जी कांस्टेंट है। ये किसी पॉइंट पे भी देखें आप देखोगे कि ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। जैसे कि ये है, ये आपके पास है पॉइंट है। ठीक। तो आप ये देखें, इस पे वेक्टर ड्रॉ करें, लेट से ये है अलोंग जी, ये अलोंग का जी के है, सॉरी अलोंग आर है। और जो दूसरा आपके पास है, लेट से आप ये ड्रॉ करते हो अलोंग इन द, इसका टेंजेंशियल है सिलेंड्रिकल के। और थर्ड आपके पास आ जाएगा ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, अलोंग जी। तो ये जो तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, एग्जैक्टली। तो आप कोई भी इसको ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप कोई भी इन दो के दरमियान में लाइन ड्रॉ करो, तो वो क्या है, वो लाइन क्या होगी, एक पे जिसके जिन दो के दरमियान में आपने ड्रॉ किया उसके अलावा जो तो तीसरा सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ये मैं आप ड्रॉ करता हूँ, मैं ये दरमियान में ड्रॉ करता हूँ पर्पल और येलो के, नहीं पर्पल और येलो के दरमियान में ड्रॉ किया, ये किसके परपेंडिकुलर है, रेड के। ठीक है। अब इसी तरह मैं ड्रॉ करता हूँ अलॉन्ग जो है रेड और पर्पल के। ठीक। तो ये किसके परपेंडिकुलर आ रहा है हमारे पास, ये येलो के। इसी तरह मैं येलो और रेड के दरमियान में ड्रॉ करता हूँ, तो ये किसके दरमियान में परपेंडिकुलर आएगा, पर्पल के। ठीक है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, देखें आपके पास वेक्टर, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो ये इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये कि तीन प्लेन जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी गिवन पॉइंट्स पे वो परपेंडिकुलर होंगे। और जो मैंने आपको लाइंस अभी शो की थी वो थी ये कोऑर्डिनेट लाइंस हम उसे कहेंगे। ठीक है। तो आप किसी भी प्लेन पे आप परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन गिराएं तो आपके पास, या फिर आप सीधी बात है टेंजेंट देख लें उसका, तो वो भी आपके पास होगा, कोऑर्डिनेट लाइंस होगी। तो वही ड्रॉ यूनिट बेसिस वेक्टर्स टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। तो यूनिट बेसिस वेक्टर आप इसी डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे। तो दो तरीकाकार, एक तो मैंने बताया कि एक को छोड़ के दो के दरमियान में आपने लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर आप कहेंगे ये वो तो तीसरे परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप हर किसी के पैरेलल ड्रॉ कर लें। देखिए मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की, एक एक येलो के पैरेलल ड्रॉ किया। ठीक है, सिर्फ ये, और दूसरा तीसरा मेरे पास है ये। ठीक है, ये टेंजेंट है इसके सिलेंडर, जो आपके पास रेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देख रहे हो। तो वही ड्रॉ यूनिट बेसिस वेक्टर टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस। ठीक है। तो और पे आपके पास ये डायरेक्शन पे टेंजेंट है। तो ये मेरे पास इनकी अगर इन वेक्टर की लेंथ यूनिट हो तो ये मेरे पास होंगे यूनिट बेसिस वेक्टर्स। और इनको हम सिलेंडर कोऑर्डिनेट केसेस में हम कहते हैं ई आर, ई थीटा, ई जी। ठीक। तो ये ई आर की डायरेक्शन में आपको दिखाएगा, आर की डायरेक्शन देगा किसी भी पॉइंट पे, ये थीटा की डायरेक्शन देगा, और ये जी की डायरेक्शन देगा। अगर मैं इधर से लेबल करना चाहूँ तो ये मेरे पास है ई आर ये है, और ई थीटा मेरे पास है ये वाला, और ई जी मेरे पास है ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक। यूनिट बेसिस। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह से हम ऑर्थोगोनल ट्राइड देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑर्थोगोनल ट्राइड होती हैं वाई जे के, कि ये इन दोनों का आई के साथ आप डॉट लो तो वन आएगा, आई का के साथ लो या आई का जे के साथ लो डॉट प्रोडक्ट तो वो जीरो आएगा। एग्जैक्टली यही है, क्योंकि हमारे पास जो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये भी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड होगी। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्या कहते हैं, तो इतनी डिस्कशन करने के बाद हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि इसको डिफाइन कर सकें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो व्हेन द कोऑर्डिनेट सर्फेसिस आर नॉट प्लेन्स एंड कोऑर्डिनेट लाइंस आर कर्व रादर देन स्ट्रेट लाइंस। तो आप अगर एक एक वो डायरेक्शन ड्रॉ करो एक एक, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अभी हमने जो ये डिस्कशन देखी इसकी, ये प्लेन पे, तो आपके पास जो ये सरफेसेस थी, ये सरफेस, ये वाली सरफेस और ये सरफेस, ये सारी सरफेसेस
या फिर आपके पास कोई भी इन तीनों में से एक सरफेसेस स्ट्रेट प्लेन नहीं है, स्ट्रेट प्लेन नहीं है हमारे पास स्ट्रेट, तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक तरीकाकार है डिफाइन करने का। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट लाइंस हैं, जैसे मैं एक सिर्फ लाइन ड्रॉ करूं और वो हो आर को और जी को फिक्स रखे, आर को और जी को फिक्स रखे, तो आपके पास क्या ड्रॉ होगा? वो ड्रॉ होगा हमारे पास थीटा को 0 से 2 पाई तक वेरी करने में, वो ड्रॉ होगा हमारे पास सर्कल। ठीक है। तो ये जो है आपके पास स्ट्रेट लाइन ही है, ये स्ट्रेट लाइन जैसे कि आप ड्रॉ करते हो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें आप सिर्फ दो को फिक्स रखो, लेट से आप वाई को फिक्स रख लो, जी को फिक्स रख लो, तो आप ड्रॉ करोगे एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी। इस तरह बाकी दो फिक्स कर लो, जैसे एक्स और वाई को फिक्स रखो जी डायरेक्शन में, ये स्ट्रेट लाइन होगी। इस तरह एक्स और जी को फिक्स रख लो तो आपके पास वाई के डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसी तरह स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे हासिल नहीं कर रहे। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट को वेरी करके। तो ये इनफ है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस चीज़ को डिसाइड करने में कि ये जो सिस्टम है ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा। अब हम मूव होते हैं एक नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है स्केल फैक्टर्स एंड बेसिस वेक्टर्स। तो आप इमेजिन करें कि आप जो लाइन एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। और उसमें अगर आपके पास जो लाइन एलिमेंट के केस में वाई उसका कांस्टेंट है और जी आपके पास कांस्टेंट है, तो आपको पता है लाइन डी एस इज इक्वल टू होगा डी एक्स के। ठीक है, डी एस इज इक्वल टू होगा डी एक्स के। लेकिन यही एलिमेंट अगर आप सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें कि सिर्फ वेरिएशन वेरिएशन हो रही है थीटा के अलोंग, ना आर के अलोंग वेरिएशन है ना जी के अलोंग, तो फिर लाइन एलिमेंट जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिफरेंशियल नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे लाइन एलिमेंट क्या था, सिर्फ वो कोऑर्डिनेट जिस पे अलोंग वेरिएशन है उसका डिफरेंशियल था। लेकिन यहाँ पे जिस कोऑर्डिनेट के अलोंग वेरिएशन है वो थीटा है, लेकिन डी एस उस कोऑर्डिनेट के डिफरेंशियल के इक्वल नहीं है, बल्कि क्या है, डी एस इक्वल टू आर डी थीटा है, आर डी थीटा है। तो यहाँ से फिर हमारे पास एक नई टर्म जो इमर्ज होती है वो ये है, आर इज अ स्केल फैक्टर। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट की डिफरेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, उसे हम कहते हैं स्केल फैक्टर। इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑर्थोगोनल देन स्केल फैक्टर्स कैन बी रीड ऑफ फ्रॉम डी स्क्वायर। तो अगर आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो ऑर्थोगोनल है, तो वो आप डी स्क्वायर के एक्सप्रेशन से भी स्केल फैक्टर्स को हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह हुई है, आपने प्रीवियस जो एक्सप्रेशन दिखाया मैंने आपको सिलेंड्रिकल के केस में, डी स्क्वायर इज इक्वल टू था डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी थीटा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था। ठीक। तो आप ये देखें इसके साथ डी आर है, डिफरेंशियल है आर कोऑर्डिनेट का, तो इसके साथ जो एलिमेंट है वो वन है। अच्छा, डी वन का स्क्वायर है, और डी थीटा के साथ जो आपके पास एलिमेंट है वो आर स्क्वायर है, और डी जी के साथ स्क्वायर के साथ आपके पास एलिमेंट जो है वो वन स्क्वायर है। तो आपने सिर्फ यही पिक करने हैं, उनके स्क्वायर रूट लेना है, तो ये पिक कर लें, ये पिक कर लें और ये पिक कर लें, तो ये आपके पास हो जाएंगे स्केल फैक्टर होंगे। तो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में स्केल फैक्टर हमारे पास है वन आर वन। तो एक अच्छा तरीकाकार ये है सोचने का कि जिस तरह से आप कोई एक वेक्टर देखते हैं, वेक्टर को आप वेक्टर के अलॉन्ग के यूनिट बेसिस वेक्टर डिफाइन करते हैं आप, और उन यूनिट बेसिस वेक्टर के अलॉन्ग आप वेक्टर की प्रोजेक्शन देख लें या वेक्टर की इफेक्टिवनेस देख लें, तो आप कहते हैं कि वो उस डायरेक्शन का कंपोनेंट है। ई आर जिस तरह आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो जो डी एस की इफेक्टिवनेस होगी आर डायरेक्शन में, तो डी आर ई आर की डायरेक्शन में तो उसे हम डी आर कहेंगे। इसी तरह थीटा की डायरेक्शन में जो इफेक्टिवनेस है वो आर डी थीटा है, और डी जी जी की डायरेक्शन में जो है वो डी जी है। इस तरह से डिफाइन करना ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो आप इसका जब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपके पास वो डी एस स्क्वायर आ जाएगा, जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यूनिट वेक्टर आई जे एंड के आर फिक्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट ई आर ई थीटा नॉट। अच्छा, एक जो मेजर डिफरेंस है दोनों में, कार्टिजन में और ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके हम एग्जांपल ले रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कि आई जे के आप स्पेस में कहीं भी मूव हो जाएं, आई की डायरेक्शन भी फिक्स होगी, जे की डायरेक्शन भी फिक्स होगी और के की भी डायरेक्शन फिक्स होगी। लेकिन आर थीटा की डायरेक्शन का केस से नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा।
कि लेट से हमारे पास कार्टेशियन ये है, ठीक। तो आप ये लेते हैं वेक्टर, और वेक्टर है आपके पास यहाँ पे, इस इधर बात इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पे भी आप यूनिट बेसिस वेक्टर ड्रा करेंगे तो एक्स के अलॉन्ग होगा, उसकी डायरेक्शन फिक्स होगी। ये आपके पास ये क्या अलॉन्ग है, ये आपके पास है पाई के अलॉन्ग, ठीक है। ये पॉइंट लें, ये पॉइंट लें, स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लें। लेकिन अगर आप बात करें लेट्स ये पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें, तो आप अगर इधर इधर बात कर रहे हैं इसकी यूनिट बेसिस वेक्टर की, तो जो आपके पास आर की डायरेक्शन होगी वो होगा आर ये अलोंग दिस, उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, और थीटा की डायरेक्शन ये है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि इधर आपके पास यूनिट बेसिस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो थीटा इस डायरेक्शन में होगा टेंजेंट, और आर की डायरेक्शन ये होगी। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट जो है ये जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस हैं वो वेरी कर रही हैं। तो इस वजह से जो इसकी कैलकुलेशन होते हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं आपके पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो इतने आसानी से ड्राइव वो कैलकुलेट नहीं किए जाते। अच्छा, एक और तरीकाकार है जो जिसकी हम जनरल रेसिपी की तरफ मूव हो रहे हैं, तो उसी में एक ये कड़ी है कि जिस तरह आप डी एस एलिमेंट, जैसे मैंने ये कहा आपको, डी एस एलिमेंट अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो वो होगा डी एक्स डी वाई डी जी, जो इनकी क्रॉसपोंडिंग डायरेक्शन है, डी एक्स इज इक्वल टू आई है, डी वाई जे, डी एक्स अलॉन्ग वाई आई, डी वाई अलॉन्ग जे, डी जी अलॉन्ग के। तो अगेन मैं आपको ये तरीकाकार दिखा रहा हूँ, हम जनरल रेसिपी की तरफ मूव कर रहे हैं कि डी एस आपने डिफरेंट कार्टेशियन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से फाइंड आउट करना है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो एक्स का आपके पास रिलेशन होना चाहिए जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने जाना है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा था हमारे पास, तो उसका डिफरेंशियल की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, पिछली स्लाइड में मैंने आपको शो की थी। वाई का रिलेशन था वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, उसके डिफरेंशियल की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पुट कर दी, और डी जी की डिफरेंशियल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जो डी आर वाली टर्म्स हैं वो अलहदा कर लेनी है, और डी थीटा वाली टर्म जो है वो अलहदा कर लेनी है। तो ये देखें, ये डी आर के साथ ये मल्टीपल आ गया, डी थीटा के पास हमारे पास ये मल्टीपल आ गया, और के साथ डी जी के साथ हमारे पास मल्टीपल ये है। तो इस रिलेशन के इसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसके साथ, इसके साथ, और इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन से हमें पता चला है कि ई आर इक्वल्स टू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, आर ई थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आर ई थीटा इज इक्वल टू है माइनस आई आर साइन थीटा प्लस जे आर कॉस थीटा, और जी इज इक्वल टू के है। तो यहाँ से आपको ई आर ई थीटा और ई जी जो है वो यूनिट बेसिस वेक्टर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। यूनिट बेसिस वेक्टर मिल गए आपको, तो आप डी एस को इस तरह लिख सकते हैं जिस कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, जिस तरह ये लिखा गया, ये इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। अच्छा, एक और कन्वीनियंस है, वो ये है कि आपके पास इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू यूज बेसिस वेक्टर्स वी शैल कॉल ए आर ए थीटा और ई जी हमारे पास होगा। तो ये इनके यूनिट बेसिस वेक्टर और इन बेसिस वेक्टर में फ़र्क ये है कि ई आर ई थीटा ई जी जो है इनकी मैग्नीट्यूड आपके पास वन होगी, ठीक। लेकिन ये जो है इनकी मैग्नीट्यूड वन नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वन हो, तो स्केल फैक्टर है ये। स्केल फैक्टर क्या है एग्जैक्टली जो ये मल्टीपल आएगा ना हम उसे कहेंगे वो है सॉरी बेसिस वेक्टर है। तो ये जो डी आर के साथ मल्टीपल आएगा हमें नहीं पता कि यूनिट वेक्टर है यूनिट बेसिस वेक्टर है या नहीं है, लेकिन ये क्या होगा हमारे पास बेसिस वेक्टर होगा। इसके साथ डी थीटा के साथ मल्टीपल आएगा, ये हमारे पास ए थीटा बेसिस वेक्टर है। और जब कभी हमें यूनिट बेसिस वेक्टर की तरफ मूव होना होगा तो हम क्या करेंगे, ई आर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट लेंथ आ जाएगी, ठीक। जैसे ई थीटा है, ई थीटा को मैग्नीट्यूड हमारे पास होगी आर, तो ई थीटा ए थीटा को आप आर से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास यूनिट बेसिस वेक्टर बन जाएगा ई थीटा, ठीक। तो ए आर और ए थीटा जो है यानी कि बेसिस वेक्टर्स, इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन से कलेक्ट करना भी आसान है, और उनसे फिर यूनिट बेसिस वेक्टर लेना भी आसान है, ठीक है। सो वी कैन यूज दिस टू फाइंड वी एंड ए। तो ये पूरी डिस्कशन करने का मकसद जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक पार्टिकल है जो उसका डिफाइन किया जा सकता है डिस्प्लेसमेंट
एक सर्टेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वो है आर ई आर प्लस जी ई जी। तो ये मेरे पास डिफाइन किया गया, ऐसे हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से मैंने फाइंड आउट करना है पहले वेलोसिटी को, तो मैं इसका लूँगा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा, इस टर्म का डेरिवेटिव अलहदा और इस टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास अलहदा होगा। यहाँ पे आपके पास देखें दो दो टर्म्स हैं, ये आर ई आर है, जेड ई सी है। तो हो सकता है कि हमारे पास कहीं पे प्रोडक्ट रूल भी यूज़ हो, अगर हमारे पास एक जो इन दोनों में से एक वैल्यू कांस्टेंट ना हो। यहाँ पे वो ऐसा है कि पहले हमारे पास आर का डेरिवेटिव आएगा ई आर को साथ, और प्लस आर एज इट इज़, और ई आर का डेरिवेटिव आएगा। याद रहे कि ई आर हमारे पास जो वेक्टर है इस केस में वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला यूनिट वेक्टर नहीं है। इसके हर जो पॉइंट पे कहीं भी आप चले जाएं स्पेस में, आई और जे की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, आई जे की डायरेक्शन जो है फिक्स होती है। ई आर जो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स पॉइंट टू पॉइंट और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जैसे आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसका डेरिवेटिव भी आएगा। तो ये वो चीज़ है मेनली जो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से इनको मुख्तलिफ बनाती है कि इनकी पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन डायरेक्शन भी चेंज होती है। जबकि ये देख लें आप, ये वाली टर्म, इसमें आप ई जी की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, ये हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, ई की जी की डायरेक्शन में। इस वजह से कांस्टेंट है, तो सिर्फ डिफरेंशियल डेरिवेटिव आएगा जी का। तो इसको अब अवेलुएट कर लेते हैं पहले ये सेकंड टर्म को कि ई आर का डेरिवेटिव क्या है। ई आर अब आप देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड पे, वो था, मैं आपको शो कर देता हूँ, वो है ये आई कॉसिटा, आई कॉसिटा प्लस जे साइन थीटा। तो इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया माइनस आई साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी आ गया, ठीक है, और प्लस जे कॉसिटा डी थीटा ओवर डी टी है, ठीक। तो यहाँ पे डी थीटा और डी टी अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको पता चलेगा जो सात फैक्टर आ रहा है वो असल में ई थीटा है, ठीक है, ये ई थीटा माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। तो ई आर का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो थीटा का डेरिवेटिव आता है और साथ उसका ई थीटा आ जाता है हमारे पास। तो वैल्यू पुट कर दें आप, तो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, यहाँ पे डॉट जो डिनोट कर रहा है वो है टाइम डेरिवेटिव को। तो देखिए टाइम डेरिवेटिव और साथ ही आर एज इट इज यूनिट वेक्टर, और आर, और यहाँ पे हमारे पास क्या पेयर हुआ है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से कलेक्ट की है, ये थीटा आया और साथ डी का टाइम डेरिवेटिव, तो थीटा डॉट और ये थीटा, और प्लस यहाँ पे ये वाली टर्म है जी का डॉट है, यानी कि जी का टाइम डेरिवेटिव। तो यही रेसिपी आप यूज़ करके पहले पहले डी एस फाइंड आउट करें, डी एस फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप उसका डेरिवेटिव लेके डी एस का आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वेलोसिटी है। तो एक अच्छी एक्सरसाइज हमारे पास ये होगी कि आप लें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, स्फेरिकल, ठीक है, और इस केस में हमारे पास क्या चाहिए आपको ये एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए, वो है रिलेशन ऑफ एक्स विद न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो स्फेरिकल है, वो आर साइन थीटा और होगा कॉस फाइव, और वाई इज इक्वल टू होगा आर साइन थीटा साइन फाइव, और यहाँ पे जी है आर कॉस थीटा। वाई फाइव जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में जो आर है उसका फाइव के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ वो है एंगल है, वो थीटा हमारा जी एक्सिस के साथ एंगल है। तो ये आप लेके इनके डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लें, पहले डी एक्स डी वाई डी जी कैलकुलेट करें, वो कार्टेशियन वाले एक्सप्रेशन में आप पुट करें, और फिर डी आर, वो जो डी आर डी थीटा और डी फाइव वाली जो टर्म्स हैं उनको अलग अलग कर लें, जो उनके मल्टीपल होंगे वो आपके पास होंगे बेसिस वेक्टर्स, तो आप उनसे यूनिट बेसिस वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाकी मैकेनिक्स वेलोसिटी है एक्सीलरेशन है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।